साउंड टेक 7 एक्शन। उसमें आलोक शर्मा साहब आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है और साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी G7 पर शोर मचाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि राहुल गांधी की एक और गुप्त विदेशी यात्रा पर कोई सवाल ना पूछे। यानी आप G7 समिट में जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं उसको हैम्पर करना चाहते हैं और राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं। यो टेक आलोक शर्मा, और आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है इसमें। ये फंस गया सीएम। देखिए, मुझे लगता है कि वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल है। कौन किसको कोट कर रहा है उसको मैं चेक कर लूँगा सोशल मीडिया पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से G7 में नहीं बुलाने का भी तमाम मीडिया से खबरें पता चली कि मोदी जी को लेट इनविटेशन आया और उसमें भी काफ़ी सरकार को प्रयास करने पड़े। और पिछली बार जब ट्रंप जी का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी नहीं बुलाया गया, उसमें भी तमाम तरह की खबरें पूरे देश ने देखी जी। कि किस तरह से क्या हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहाँ पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊँ, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊँ, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊँ और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए, जब वहाँ के एम्बेसडर और तमाम स्टाफ इसी काम पे रहे कि मोदी जी आ रहे हैं तो किस तरह से वाह वाह मोदी, जय जय मोदी करवानी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से वो पीछे चली जाती है और उसका जो वास्तव में उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इमोशनल डैमेज। यही कारण है कि सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री बनी उससे लेकर अभी तक मैक्सिमम दौरों में कोई विदेश मंत्री मोदी जी के शायद फ्रेम में भी किसी को नजर नहीं आया होगा कि क्योंकि मोदी जी सेल्फ प्रमोशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत सारे कैमरे उनके साथ चलते ही हैं। अब बात आती है कि भाई विदेश के दौरों के ऊपर जो सवाल है, अगर कोई व्यक्तिगत दौरा कर रहा है, राहुल गांधी जी अगर कहीं पर जा रहे हैं, वो LOP बने तो अभी पूरा 1 साल हुआ ही है उनको, मात्र 1 साल भी इसी महीने हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई अगर पर्सनल लेवल पर जा रहा है और सरकारी खर्चे पर जा रहा है तो सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो, तो सरकार पूछती है कि भाई टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है। क्या हमारे सारे पड़ोसी आज हमसे दूर नहीं हो गए? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन नहीं हो गया? श्रीलंका में चाइना ने काबिज नहीं हो गया? अफगानिस्तान में कट्टरपंथी नहीं आ गए? क्या पूरी तरह से आज चारों तरफ से हमारी विदेश नीति फेल होने के कारण सारे पड़ोसी जो हैं वो पूरी तरह से हमारे खिलाफ तो नहीं है? और उसका आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आया। यही बात शर्मा अमित मालवीय ने ट्वीट करा कि कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि G7 में किस तरह से मोदी जी को बुलाया गया और वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है, वहां से सड़कों से लेकर और संसद तक मोदी जी के ऊपर जिस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अब बात आती है कि साहब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट, अरे भाई राम माधव ट्रेनिंग दिलाने के लिए लेकर गए थे, उसमें क्या था? वो ट्रेनिंग किसको दिलाने लेके गए थे राम माधव जी? उसमें क्या क्या हुआ था जरा देश के सामने खुलासा कर दीजिए। मोदी जी ने तो चाइनीज भाषा शुरू करवा दी थी वहाँ गुजरात में। आप केवल ये बता दीजिए कि PM केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है? PM केयर्स फंड में तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक लगा के आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या स्टार्टअप्स में और तमाम चीज़ों में चाइना का पैसा नहीं आ रहा है? क्या चाइना के एग्रीमेंट सरकार के साथ नहीं हो रहे हैं? ये केवल ध्यान भटकाने की बात है। एक फेल विदेश नीति, एक कमजोर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास भर है कि गांधी फैमिली के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 11 साल हो गए आपकी सरकार को। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कहीं पर किसी ने गलत बुलाया था, गलत कोई चीज हुई थी, तो अभी तक उसको आप उजागर करते। आप कह रहे हैं कि साहब यूनियन कार्बाइड, अरे भाई यूनियन कार्बाइड तो जिस समय पर 2.5 साल इमरजेंसी के बाद सरकार आप लोगों की रही, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय पर भी काम कर रही थी। क्या आपने बदल दिया था? क्या आपने हटा दिया था? क्या उसने आपने उनको भगा दिया था? और यूनियन कार्बाइड के वकील कौन कौन थे? सुधांशु भाई तो काफी विद्वान है, समझते होंगे। वो व्यक्ति शायद बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने हों। खैर, आज का विषय मैं वापस आता हूं कि मैं भटकने नहीं दूंगा विषय को। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पहली बार इतिहास में हो कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज साथ साथ होती हैं। पहली बार हुआ है कि USA से हथकड़ियां और बेड़ियां लग के लोग यहां पर हिंदुस्तान में भेजे गए
क्या आपने अमीश जी न्यूज 18 पर कोई एक ऐसा फोटो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को भी भेजा गया हो, या नेपाल या बांग्लादेश के बच्चों को भी हथकड़ी लगा के भेजा गया हो? केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ तो जरूर पूछा जाएगा कि मोदी जी आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे ट्वीट से कोई विदेश नीति का लेना देना थोड़ी ना है भाई। बिल्कुल आपके ट्वीट से विदेश मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं किस है, तरह से, लेकिन अरे बीजेपी एक आरोप मिनट लगा रही है सुनिए कि ना, ये एक मिनट प्रोपेगेंडा सुनिए आप भाई लोग साहब। चला रहे हैं। अरे बीजेपी का काम तो आरोप लगाना ही है। बीजेपी तो ये बताए ना कि पाकिस्तान को जो एंटी टेररिज्म पूरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक विंग है उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को कैसे बना दिया बीजेपी, इस पर कोई ठीक है, ये लाजमी सवाल है, ये लाजमी तालिबान सवाल है के खिलाफ और का ये जो जायज प्रपोजल सवाल है, है इसका जवाब लेना चाहिए। उसमें लेकिन आपने पाकिस्तान को आज आप न्यूज मेकर हैं आलोक शर्मा, आज आप न्यूज मेकर हैं, आप हेडलाइंस में हैं हर तरफ, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना मेरा जरूरी था। हालांकि क्योंकि आज खबरों में आप छाए हुए हैं, इसलिए ये सवाल पूछना मेरा लाजमी था आपसे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देखिए मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, हमारी विदेश नीति क्या ट्रंप चला रहे हैं, पहला सवाल। सीधा कि अगले ही दिन आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे देता है और हम यहाँ पर पीठ थपथपाने लगते हैं। तीसरा सवाल कि जो एंटी टेररिज्म का जो सिक्योरिटी काउंसिल का यूएन का विंग है उसमें उपाध्यक्ष पाकिस्तान कैसे बन जाता है। ठीक है। तीसरा, तालिबान के खिलाफ जो विंग है कि भाई एंटी तालिबान, उसका अध्यक्ष कैसे बन जाता है, इसका जवाब दीजिए। और जहां तक मुनीर की बात है, मुझे लगता है कि आज का ट्वीट एक बार जयराम रमेश जी का अभी थोड़ी देर पहले का है, वो फिर दोबारा आपको दिखाना चाहिए। फराज किदवई आपके नेता प्रवक्ता कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो शब्द बोले हैं नेतन्याहू के लिए वो मैं बताना भी नहीं चाहता, मेरे कार्यक्रम में बोल के गए हैं वो। देखिए अमीश जी, यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली ग्लोबल डिप्लोमेसी की और उसमें मोदी जी के रोल की। एक शेर मुझे याद आ रहा है मोदी जी के ग्लोबल डिप्लोमेसी पे, हबीब जलीब साहब का है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। अब आप ये देखिए कि अभी सुधांशु जी ने, माननीय सांसद हैं हमारे, इन्होंने अभी S-400 का जिक्र किया कि रशिया ने S-400 हमको दिया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया मुझे नहीं पता, लेकिन वही S-400 चाइना को, टर्की को, हमको, अल्जीरिया को और बेलारूस को दिया। फिर सुधांशु जी ने दूसरी बात बोली कि प्रेडेटर ड्रोन्स, ठीक है हमको मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कतर को भी मिले, यूएस ने दिए, कतर को भी दिए, जापान को भी दिए जो कि नाटो का मेंबर भी नहीं है और जापान क्वाड मेंबर है। अब ये सुधांशु जी ने क्यों बोला मुझे नहीं पता। अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का एक बयान आया है हावर्ड लुटनिक का, उन्होंने भी हमारे ऊपर काफी तरह के कमेंट किए। मैं खाली ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहा हूं। और यूएस जनरल मिशेल कुरेला क्या बोलते हैं कि सुनिएगा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर टू द यूएस इन काउंटरिंग टेररिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस एक हिसाब से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, जो हम लोग अपने सांसदों को विदेश में भेज करके बताना चाह रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर में बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरह से यूएस जो है वो तो क्लीन चिट दे रहा है पाकिस्तान को। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी, ठीक है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जाएं पूरी दुनिया में जाएं, अच्छी तरह से भारत का पक्ष रखें, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है दिसंबर 2024 जी ने 72 देशों की 72 बार में 88 देशों की यात्राएं की। तो आप ये बताइए अमीर जी, उसमें हमको मिला क्या? हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप मिला? इवेंट मैनेजमेंट तक के तो नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि आपकी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी, मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं तो कि आपकी तो डिप्लोमेसी ये थी कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, इजराइल और हमास के आतंकियों की लड़ाई में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो जाओ, यही आपकी पॉलिसी थी ना? नहीं, देखिए वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए अमीर जी, रशिया और यूक्रेन की जहां तक बात है उसका तो युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया था, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन बोल चुके हैं, यहां तक कि पुतिन साहब ने भी बोला कि यूएस प्रेसिडेंट की वो हां में हां मिला रहे हैं।
तो एक तरफ मोदी जी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं, जिसकी की तस्दीक पुतिन साहब भी कर रहे हैं। तो हमको यह देखना पड़ेगा। और अभी आलोक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसमें एक बात रह ये गई कि आईएमएफ को भी हम ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए $1 बिलियन की मदद हो जाती है। 10 सेक्रेटरी आईएमएफ में यूएस के पास है और काफी सारे ईरान और इजराइल आपस में भिड़े पड़े हैं। और आपके प्रवक्ता, आपके नेता इजराइल को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अमीर जी, सुधांशु जी को मैं एक जवाब दे दूं। सुधांशु जी, इजराइल ईरान पर भी आपकी राय क्या है? 370 का जिक्र लिया। 100% में आऊंगा, 100% आऊंगा। सुनिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी अननेसेसरी 370 का जिक्र लिया है और 1948 का जिक्र लिया है। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना साहब ने 370 का प्रस्ताव रखा, तब नेहरू जी ब्रिटेन में थे और सांसदों के सामने सांसदों ने विरोध किया, तो वो कौन दो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं 370 होना चाहिए? ये आप बताइएगा, मैं ये बताऊं। सुधांशु जी, एक मौलाना आजाद थे, दूसरे का नाम कौन लेगा? आप बताएंगे, मैं बताऊं? सुधांशु जी, और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, इस किताब में लिखा हुआ है, वो तो कई इत्तेफाक से मेरे सामने रखी हुई है, पटेल अलाइफ। तो सुधांशु जी, पहले अननेसेसरी टॉपिक्स को लाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि 370 के ऊपर वीटो किसने लगाई थी। खैर, अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं अमीर जी, आपकी बात पर आ रहा हूं। देखिए क्या है, ये फंस गया है कि हम आप ही के साथ एक डिबेट में थे, आपके चैनल पर थे या कहीं और सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। देखिए सुधांशु जी अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे डिबेट में इन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान के जो वहां के नागरिक हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। यह सुधांशु जी का स्टेटमेंट था मेरे सामने। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गाजा में जो 60,000 नागरिकों का, निर्दोषों का, जो खाना खाने से महरूम रह गए, पानी पीने से महरूम रह गए, उनका जो कत्ल हुआ उसी इजराइल ने किया जिसको होलोकॉस्ट का सामना करना पड़ा था। तो क्या यह सही है कि गलत है? और अगर यह सही है तो सुधर अमीर जी आप भी कहेंगे 60,000 लोगों का होलोकॉस्ट उस देश ने किया जिसके के लोगों को गैस चैम्बर में करके मार दिया गया था। तो क्या आप उसको जस्टिफाई नहीं? तो फिर बताइए, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोगों को टारगेट किया गया, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया। ईरान कहता है कि आतंकी कहते रहे कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल को अपने जीने का अधिकार नहीं है। अब आप उनके जीने का अधिकार छीनेंगे और वो पलटवार भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा बताइए? पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना हमास को। ये पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कितना भारी पड़ेगा। मैं किसी जिसे कहते हैं निर्दोष की हत्या के साथ नहीं हूं, लेकिन पंगा किसने लिया पहले? ये ईरान ने क्यों बोला कि नहीं है राइट टू एग्जिस्ट इजराइल के लिए? ये सब बातें हुई ना, इसी आपके सामने हुई, इसको डिनाई कर सकते हैं आप क्या? अमीर जी, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर सकता हूं जुड़े हुए हैं अपना पूरा लोगों ने। अरे कौन जोड़े? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ये आप जुड़वा रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे आप। मैं जो बोल रहा हूं कि हमारे इजराइल के साथ शुरुआत की वो गलत की, वो नहीं होना चाहिए था, मैं कंडेम करता हूं, लेकिन 60,000 लोगों का जेनोसाइड भी गलत है। उसको हमको बोलना पड़ेगा, सुधांशु जी को बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। सुधांशु शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है टीवी डिबेट्स में मेरे छोटे भाई जैसे काफ़ी लोग आजकल शाम को टीवी पे बैठ जाते हैं, जिनका काम केवल और केवल कांग्रेस को कोसना ही होता है। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, ये एक प्रथा सी बन गई। कई चीज़ें सामने आई। देखिए, हम विदेश नीति पर बात कर रहे हैं। हमने पहले नमस्ते ट्रंप किया, हाउडी मोदी किया, उसका नुकसान हमें ये झेलना पड़ा कि जो बाइडन ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारे खिलाफ स्टैंड लिया, जो बाइडन ने 2.5 साल तक हमें एम्बेसडर नहीं दिया, जो बाइडन ने हमारे पास जो 6th जनरेशन वाली कई टेक्नोलॉजीज़ थी वो नहीं ट्रांसफ़र होने दी कई साल तक। जी। इसके बाद हमें क्या नुकसान हुआ कि अब ट्रंप साहब आ गए। तो अब ट्रंप साहब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं किसी भी रूप में, क्योंकि आपने उस समय पर जो बाइडन से नज़दीकियां बढ़ाने का प्रयास किया, और वो स्वाभाविक था क्योंकि वो जीते हुए राष्ट्रपति थे। अब बात यह है कि चाइना को क्लीन चिट किसने दिया? देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। सुधांशु भाई ने बड़ी बड़ी बातें की, भाई खता किसने भुगती? भाई ठीक है, युद्ध हुआ, हम रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बिना युद्ध ही हारते चले जा रहे हैं हम। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, ऑडियो डाउन करो। जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। रोहित सिंह 1 सेकंड ऑडियो। ओके, 20 सेकंड। आलोक शर्मा 20 सेकंड।
देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को अगर क्लीन चिट दी तो सबसे बड़ी वो कूटनीतिक फेलियर था। चाइना ने उसका पूरा उपयोग किया और चाइना आज पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खुल के खड़ा रहा, युद्ध के समय में भी। जी जी जी, उसी ने कोऑर्डिनेट्स दिए बताए गए हैं, उसी ने तमाम हथियार देने की बात भी आ रही है, तमाम तरह की मदद उसने पाकिस्तान को पहुंचाने की तमाम न्यूज चैनल से खबर आ रही। हमारे जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग मोदी जी के समय में इतना पीआर पे पैसा ठीक है, अब आप पासपोर्ट तक चले गए, लेकिन अब बात आती है कि G20 में 1 लाख करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ, तो G20 से हमें क्या क्या मिला आज कोई चर्चा नहीं कर रहा उस बात ओके, पे। मैं सुधांशु द्विवेदी से तमाम चीजों का जवाब दूंगा, लेकिन विवेक आप क्यों हिला डाला ना? नहीं, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रोपेगेंडा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ इनएक्शन। आज इस वक्त पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इवेंट क्या है? ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा है। अमेरिका एक तरफ है, रूसी चाइनीज सब मिल चुके हैं ईरान के साथ। हमारा क्या स्टैंड है? कहां खड़े हैं हम? यूनाइटेड नेशंस में क्या स्टैंड लेकर के आए सीज फायर पे? वेयर इज इंडिया? मिसेस गांधी का टाइम था, राजीव गांधी का टाइम था, हम लोग स्टैंड लेते थे। नेहरू का टाइम था, नॉन अलाइनमेंट होता था। विश्व में कुछ भी हो भारत का उसमें एक रोल होता था। आज हम कहां हैं? G7 में आप जा रहे हैं, क्या स्टेटमेंट है आपका? किसके साथ हैं आप? ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, किसके साथ हैं आप? यू हैव टू टेक स्टैंड्स। और मानवाधिकार के हिसाब से हमारा स्टैंड ईरान के साथ होना चाहिए, और नहीं हुआ आपका स्टैंड, तो आपका स्टैंड यू आर राइट ब्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।